नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे लिस्ट में जो पहली खबर है वो नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालयों की जो मांग की है, आखिर क्यों इन मंत्रालयों की मांग की है, उसी पर खास चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अब मनचाहे मंत्रालय हासिल करने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम शुरू हो गया है। एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल अब केंद्र में बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू की डिमांड सबसे बड़ी है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार में 3 मंत्रालय मांगे हैं, वो भी बेहद अहम। हालांकि ये जेडीयू की ख्वाहिश है, उसके खाते में कौन सा मंत्रालय आएगा ये एनडीए तय करेगा। आज एनडीए की अहम बैठक हो रही है, संभवतः इस पर फैसला हो सकता है। जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को 3 मंत्रालय चाहिए। 4 सांसद पर 1 मंत्रालय के फॉर्मूले पर जेडीयू अपने हिस्से में 3 मंत्रालय चाहती है। अब बात करें कि नीतीश कुमार कौन से मंत्रालय चाह रहे हैं, तो सूत्रों के अनुसार जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें रेल, कृषि और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो नीतीश की प्रायोरिटी में है। रेल मंत्रालय उनकी सबसे अधिक प्रायोरिटी है। उन्हें रेल मंत्रालय इसलिए चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार रेल मंत्री पहले भी रह चुके हैं और रेल मंत्रालय एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे अधिक जनता से सरोकार होता है। इस मंत्रालय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय जेडीयू इसलिए चाहती है ताकि वित्त के कानून में परिवर्तन कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या बिहार को विशेष पैकेज देकर बिहार का तेजी से विकास किया जा सके। वित्त मंत्रालय भी इसीलिए जेडीयू चाहती है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और केंद्र से राज्य में पैसे पंप होगा तो विकास कार्य जो होगा उससे लोगों में बड़ा मैसेज आएगा। तीसरी मिनिस्ट्री की बात करें तो नीतीश कृषि मंत्रालय भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि वह पहले भी कृषि मंत्री रह चुके हैं और जब वह बिहार के मुख्यमंत्री बने तो किसानों के लिए कई काम किए, जिसमें किसानों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर डेडिकेटेड लाइन उन्होंने दी और वे किसानों के लिए कई काम करना चाहते हैं। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। लोकसभा चुनाव में बिहार जो है, बिहार में बाहुबलियों की खूब चर्चा हुई। जो बाहुबलियों की पत्नी है उनकी भी खूब चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिहार में डॉन से नेता बाहुबलियों की बीवियों को तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में 5 बाहुबलियों ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतारा था, जिसमें 3 को हार का सामना करना पड़ा जबकि 2 को जीत मिली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार में जबरदस्त जीत हासिल की है। हालांकि इस बार सीटें कम हुई हैं। एनडीए को 30 सीटें मिली हैं, बीजेपी और जदयू को 12-12, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 सीट मिली है। इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल को 4, कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं, सीपीआईएम को 2 सीटें मिली हैं, एक निर्दलीय ने चुनाव जीता है। बिहार की राजनीति में वर्षों से बाहुबली और बाहुबली का जोर देखने को मिला है। ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जो खुद को चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में उन्होंने किसी तरह से लोकसभा पहुंचने के लिए अपनी पत्नियों के रास्ते चुनाव जीतने का प्लान बनाया था। हालांकि कामयाबी हाथ नहीं लग सकी। 2024 लोकसभा चुनाव में अनीता कुमारी राजद के टिकट पर मुंगेर सीट से लड़ी। उनके सामने जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह थे। लल्लन ने यह चुनाव 80,870 वोटों से जीता है। अनीता कुमारी नवादा के बाहुबली और आपराधिक छवि के नेता अशोक महतो की पत्नी है। 2023 में अशोक महतो 17 साल कारावास काटने के बाद जेल से रिहा हुए। 2001 के नवादा जेल ब्रेक कांड में दोषी अशोक महतो जेल में बंद थे। दिलचस्प बात यह है कि अशोक महतो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसी कारण उन्होंने लोकसभा चुनाव अपनी पत्नी के जरिए लड़ने की सोची और फिर खरमास अशुभ मुहूर्त जिसे कहते हैं के दौरान उसने अनीता देवी से शादी रचा ली। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने उन्हें सलाह दी थी कि पत्नी को मुंगेर सीट से चुनाव लड़वाएं। चूंकि 2 साल से ज्यादा सजा का दोषी होने के कारण अशोक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं थे। लालू से आश्वासन मिलने के बाद अशोक महतो ने खरमास में आनन फानन में अनीता देवी से शादी रचा ली। फिर मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। मुंगेर में चौथे चरण में चुनाव था। लल्लन सिंह के समर्थन में इस बार बाहुबली अनंत सिंह को देखा गया। अनंत को छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह पूर्णिया सीट पर भी बाहुबली की जोर देखने को मिली। कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी बीमा मंडल को आरजेडी ने पूर्णिया सीट से टिकट दिया था।
बीमा के सामने बाहुबली नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव थे। बीमा को लगभग 27,000 वोट मिले। ये नोटा के 23,819 वोटों के बराबर है। पप्पू यादव को 5,67,556 वोट मिले। दूसरे नंबर पर जदयू के संतोष कुमार को 5,83,709 वोट मिले। पप्पू ने 23,847 वोटों से जीत हासिल की। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के खिलाफ हत्या और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं और उनकी छवि एक बाहुबली और अपराधी की है। बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी हैं और पिछले दिनों उन्होंने विधायक रहते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया और राजद में शामिल हो गई थी। सिवान सीट से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय मैदान में उतरी। शहाबुद्दीन की को कोरोना काल में उनकी मौत हो गई थी। कोरोना काल में 2007 में अपहरण के बाद हत्या किए जाने के मामले में वो जेल में बंद थे। इस चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी को हार मिली है। यहाँ जेडीयू की विजयलक्ष्मी देवी ने 92,857 वोटों से चुनाव जीत लिया है। हिना को 2,93,651 वोट मिले, जबकि विजयलक्ष्मी को 3,86,508 वोट मिले। 1998 में सीपीआई एमएलए कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता की सिवान में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शहाबुद्दीन को दोषी पाया गया था और 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2015 में 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर और उनकी गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा भी हुई थी। सिवान सीट से 2019 में जेडीयू की कविता सिंह ने चुनाव जीता था। कविता भी बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी है। नीतीश कुमार ने इस बार कविता का टिकट काटकर विजयलक्ष्मी देवी को सिवान से उम्मीदवार बनाया था। हत्या के मामले में दोषी और डॉन आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता है। उन्होंने शिवहर सीट पर 29,183 वोट से जीत दर्ज की है। लवली को 4,76,612 वोट मिले। दूसरे नंबर पर आरजेडी की रितु जायसवाल को 4,47,459 वोट मिले। बाहुबली आनंद मोहन खुद 1996 और 1998 में शिवहर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। आनंद मोहन पिछले साल अप्रैल में जेल से रिहा हुए थे, जब नीतीश कुमार सरकार ने जेल नियमावली में कुछ बदलाव किए थे, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई थी। आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज डीएमजी कृष्णैया की हत्या के आरोप में 16 साल जेल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुए थे। आनंद मोहन खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसी कारण से उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को जनता दल यूनाइटेड का टिकट दिलवाया है। इस बार ठीक चुनाव से पहले लवली आनंद ने राजद को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई हैं और शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर का। जेडीयू की अनावश्यक मांगे नहीं मानेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई है, लेकिन एनडीए ने 272 की जो जादुई आंकड़ा है उसको पार कर लिया है। अब सरकार बनाने की कवायद जारी है, क्योंकि इस चुनाव में नीतीश कुमार और नायडू किंग मेकर फैक्टर बनकर उभरे हैं। इसीलिए दोनों को ही लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। खासतौर पर यह कि जेडीयू सरकार में शामिल होंगी तो उसकी तरफ से बड़ी शर्तें रखी जा सकती हैं। इन चर्चाओं के बीच सामने आया है कि बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी, गैर जरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे बीजेपी नहीं झुकेगी। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी। मंत्रालय का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या, सहयोगियों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। बीजेपी निर्दलीय सांसदों और छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी रहेगी। असल में सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने मंत्री पद को लेकर एक फॉर्मूला सामने रखा है। नीतीश के फॉर्मूले के मुताबिक उन्हें 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाना चाहिए। इस हिसाब से उनके पास 12 सांसद हैं, इसीलिए उन्हें कैबिनेट में 3 मंत्री पद मिलने चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए तो बहुमत 272 से ज़्यादा और 293 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। इसीलिए अब सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बीजेपी के बाद एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एन फैक्टर दिया है। नमो नीतीश और नायडू। नमो यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनावी मैदान में उतरे एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ मोदी सरकार नहीं बना पाई है। अब
एन यानी नेहरू की बराबरी कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी को दो अन्य एन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के रुख पर निर्भर रहना पड़ेगा। नीतीश और नायडू के रुख से ही सरकार तय होनी है। नीतीश की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड को 12 और नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को 16 सीट मिली है। ये दोनों दल भी एनडीए में हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर का। भोजपुरी सिनेमा की एक्टर संभावना सेठ की तबीयत बिगड़ गई है। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा जगत की जानी मानी एक्ट्रेस संभावना सेठ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। संभावना सेठ ने अपने पति के साथ एक ब्लॉग बनाया। उन्होंने इस वीडियो में अपनी सारी परेशानी बताई है। ब्लॉग में देखा जा सकता है कि कैसे ऑपरेशन के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। फिर सिर में दर्द होता है, जिसके लिए वह दर्द निवारक इंजेक्शन लेती हैं। खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि हाथ की सर्जरी के बावजूद अविनाश अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे हैं, जो बहुत प्यारा है। भावना सेठ ने वीडियो में खुद बताया है कि उनके यूट्रस में पॉलिप्स है, जिसके लिए एक छोटी सी सर्जरी हुई है। उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। इन पॉलिप्स से वह काफ़ी वक्त से परेशान थी। इसकी सर्जरी काफ़ी लंबे पहले हो जानी थी, मगर बार बार इसे वह टाल रही थी। भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने वीडियो में खुद बताया है कि पहले अपने पति अविनाश के हाथ की वजह से सर्जरी को टाला था। इसके बाद उनका यानी संभावना सेठ एक गाना आने वाला था, इस वजह से सर्जरी नहीं करवाई थी। भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने इस ब्लॉग में बताया है कि सर्जरी कराने का फैसला एक रात पहले हुआ था। संभावना सेठ भोजपुरी और टेलीविज़न की एक जानी मानी हस्ती हैं और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वह भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और उन्हें बिग बॉस सीजन 2 और 8 में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। इन दिनों उन्हें यूट्यूब पर अपने ब्लॉग के लिए दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है, जहां वह अपने जीवन के बारे में जानकारी देती हैं और बताती हैं कि वह क्या कर रही हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चुनाव जीतने के बाद एक्शन मोड में पप्पू यादव। जी हां, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो फिल्म नायक अंदाज में एक्शन ले रहे हैं। पप्पू यादव ने देर रात राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के विभिन्न वार्ड का निरीक्षण किया। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रात 1 बजे अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी सर्जिकल मेडिकल वार्ड का जायजा लिया। मरीजों से हालचाल जाना, अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और इलाज के बारे में बातचीत की। मरीज बेड पर तो स्वजन व फर्श पर मरीज सो रहे थे। इमरजेंसी वार्ड के चिकित्सक कक्ष, नर्स रूम समेत सर्जिकल वार्ड में पहुंचे। जीत की अगली रात अस्पताल पहुंचने पर मरीज और चिकित्सक सभी चौंक गए। उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं को लेकर मरीज और उनके स्वजन से बातचीत भी की। इस दौरान वार्ड और वॉशरूम की गंदगी देख निर्वाचित सांसद ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। जल्द से जल्द गड़बड़ व्यवस्थाओं को सुधारने का निर्देश भी दिया है। अस्पताल में पप्पू यादव करीब 1 घंटा तक रुके हुए थे। निरीक्षण के दौरान वे सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड के चिकित्सक कक्ष में गए। ड्यूटी में मौजूद चिकित्सकों से मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बातचीत की। इसके बाद वे नर्स रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। पप्पू यादव जब पुरुष सर्जिकल वार्ड समेत अन्य वार्डों में पहुंचे तो वहां भी वही नजारा था। मरीज बेड पर थे और स्वजन फर्श पर सोते मिले। पप्पू यादव की आवाज़ सुनते ही मरीजों की नींद खुल गई और सभी चौंक गए। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके स्वजन ने बताया कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई जनप्रतिनिधि देर रात यहां आ सकता है। उनकी कुशलता की जानकारी ले रहा है। मरीज और उनके स्वजन की ओर से मिली शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करवाने का भरोसा दिया। पप्पू यादव ने निरीक्षण के बाद बताया कि भले ही सदर अस्पताल को जीएमसीएच के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है, मगर यहाँ के हालात बेहद ख़राब हैं। वार्ड से लेकर वॉशरूम की बात करें तो वार्ड में गंदगी पाई गई। बाथरूम बदतर हालत में मिला। पर्याप्त साफ सफाई की ज़रूरत है। कई प्रकार की दवाओं की कमी है। दवा उपलब्ध न होने की वजह से लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है। व्यवस्था में जल्द सुधार किया जाएगा। इस बाबत उन्होंने जीएमसीएच के चिकित्सक पदाधिकारियों से बातचीत भी की और बेहतर व्यवस्था बहाल कराने और गुणवत्तापूर्ण उपचार के साथ और दवाई उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में देर रात निरीक्षण के बाद नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने अस्पताल की समस्याओं के निराकरण के लिए उपाधीक्षक और सिविल सर्जन के साथ बैठक किया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर ओपी शाह और जीएमसीएच के
उपाधीक्षक डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर DK यादव, डॉक्टर M फारूकी और वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद थे। पप्पू यादव ने सिविल सर्जन को अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी पर लगाम लगाने के लिए जल्द सख्त कदम उठाने के लिए कहा। सिविल सर्जन से ग्रामीण इलाके में संचालित किया जा रहा है अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और PHC में चिकित्सक सुविधाओं को ठीक करने का भी निर्देश दिया। ग्रामीण को जिला मुख्यालय आने से जितना सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं वह हर हाल में मिलना चाहिए। जिला मुख्यालय स्थित GMCH अस्पताल की व्यवस्था पर उपाधीक्षक डॉक्टर भरत कुमार से विस्तार से बातचीत भी की गई। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर का। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख व हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद चिराग पासवान को उनकी पार्टी ने संसदीय दल का नेता चुन लिया है। जी हां, शुक्रवार सुबह दिल्ली में लोजपा रामविलास के नेताओं के बीच बैठक हुई। इसके बाद सर्वसम्मति से चिराग पासवान को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रधान सचिव अब्दुल खालिक ने लेटर जारी कर यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि बैठक में चिराग पासवान, वीणा देवी, शांभवी चौधरी, अरुण भारती और राजेश वर्मा उपस्थित थे। सभी ने चिराग को दल का नेता चुन लिया है। बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में शामिल होने के बाद चिराग पासवान ने कहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही NDA को प्रचंड बहुमत मिला है। NDA के घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा है। चिराग ने यह भी कहा कि किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है। NDA एकजुट है। अब वे दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA का हर एक घटक दल मजबूती से सरकार बनाएगा। शपथ लेने की तैयारी है। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में PM नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर सबकी निगाहें टिकी थी। चुनाव परिणाम आया तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने फिर से सबको चौंका दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। पांचों सीटों पर इनके प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल की है। 100% स्ट्राइक रेट लाकर चिराग ने सबको चौंका दिया है। चर्चा है कि मोदी के करीबी चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में विस्तार से चर्चाओं से अपडेट रहने के लिए, किसी भी चर्चा को विस्तार से जानने के लिए इंडिया न्यूज़ बिहार झारखंड देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।